हाँ जी, डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो आज का लेक्चर हमारा जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअल्केन के बारे में। तो इससे पिछले वीडियो में हमने SN2 और SN1 मैकेनिज्म पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। तो ये सबसे सिंपलेस्ट जो है लेक्चर है, जितने भी लेक्चर हेलोअल्केन के चैप्टर में हुए हैं, ये वाला लेक्चर जो है सबसे आसान है। जैसे कि नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो जैसे कि नाम है इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो जो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा वो स्ट्रांग होगा, और जो सब्स्टिट्यूट होकर बाहर निकल जाएगा वो वीक होगा डेफिनेटली। तभी एक न्यूक्लियोफाइल जो है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो लेट अस अज्यूम कि हमने किसको सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले हम ये जान लें, हमारा चैप्टर हेलोअल्केन है, तो हमने हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करना है हेलोअल्केन में से। ठीक है, तो मेरा पहला रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय हाइड्रोक्साइड ग्रुप। तो ये मैंने एक हेलोअल्केन लिख लिया, CH3CH2Br ब्रोमोइथेन, और इसको KOH एक्वस के साथ ट्रीट कर रहा हूँ। याद माइंडेड कि ये एक्वस है। ठीक है, अगर अल्कोहलिक होता तो कुछ और प्रोडक्ट मिलना था, अल्कीन मिलना था, तो वो हम आगे चल के पढ़ लेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे आपने एक्वस लेना है, तो ये मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया। तो KOH का जो OH नेगेटिव है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और जो हेलोअल्केन का ब्रोमीन है ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो OH ने ब्रोमीन को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, और उसकी जगह पे खुद लग जाना है। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3CH2OH। तो ये जो Br नेगेटिव बाहर निकलेगा, ये K+ के साथ ज्वाइन करके क्या बना देगा, KBr बना देगा। तो अब आप सोच लीजिए कि कितना ईजियर है कि एक बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा जो कि बहुत ही स्ट्रांग होगा, जो कि हेलोअल्केन के वीक हैलाइड आयन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। इसलिए इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि OH के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये किसके ऊपर अटैक कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो जब कोई नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पे अटैक करता है तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो मतलब OH नेगेटिव जो है वो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। नाउ द क्वेश्चन राइजेस के इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है। देखिए, ये कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो हेलोजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज या स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया, तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। तो OH नेगेटिव इज पॉजिटिवली स्लाइटली कार्बन चार्ज के ऊपर अटैक कर देगा और Br को रिप्लेस कर देगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट है CH3CH2OH, साथ में क्या आ जाएगा, KBr आ जाएगा। तो सारे के सारे रिएक्शन जो हैं वो ऐसे होने जा रहे हैं। तो इसमें 14-15 एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो है 5-7 एग्जाम्पल करवाता हूँ, बाकी आप इसको गो थ्रू करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो आपने अल्कोहल बना दिया हेलोअल्केन को, आप KOH की जगह सिल्वर हाइड्रोक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसका भी जो OH नेगेटिव है वो Br को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे भी अल्कोहल हमारा बन गया। तो ये हमारा पहला रिएक्शन था, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय अल्कोहल ग्रुप। दूसरा हमारा जो रिएक्शन है, इसमें सब्स्टिट्यूशन हेलोजन की करनी है एल्कोक्सी ग्रुप के साथ, और इसमें हमने ईथर्स बनाने हैं। ये रिएक्शन जो है विलियमसन सिंथेसिस है। यहाँ पे तो हम चलो एक आधी लाइन में विलियमसन सिंथेसिस को कंप्लीट कर लेंगे, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन जब ईथर चैप्टर आएगा आपका, अल्कोहल फिनोल ईथर, तो वहाँ पे ईथर में सबसे ज़्यादा जो डिटेल होती है वो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की होती है। तो उस डिटेल को हम वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे तो हमने सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एक एग्जांपल देनी है। तो ये आपका हेलोअल्केन है, ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है CH3CH2Br, और ये आपका सोडियम इथोक्साइड है, सोडियम इथोक्साइड। तो इसमें जो O नेगेटिव है, ऑक्सीजन जो नेगेटिव है,
वो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा और ब्रोमाइड को सब्स्टिट्यूट कर देगा। यानी कि OCH2CH3 एक न्यूक्लियोफाइल है, उसने Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो रिएक्शन डेफिनेटली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो अब हमारे पास बनेगा क्या, CH3CH2O CH2CH3, ये बन गया CH3CH2O CH2CH3। ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है डाई इथाइल ईथर, और इस रिएक्शन को मैंने अंडरलाइन किया है, इसको हम क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, सो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है पहले दो क्लियर हो गए होंगे। तीसरा मैं करवाने जा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। तो ये हमारे पास सिल्वर एसीटेट है, सिल्वर एसीटेट। तो इसमें सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये जो कार्बोक्सिलेट पार्ट है यानी CH3CO पार्ट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसने पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करना है और ब्रोमाइड को यानी कि हैलाइड आयन को बाहर निकाल देना है। मैंने डेलिबरेटली सब में ब्रोमीन ही लिया हुआ है, आप क्लोरीन भी ले सकते हैं और कईयों में आयोडीन भी ले सकते हैं, फुलरीन मत लेना बस। तो जो Br है वो Ag के साथ जुड़ के AgBr बन जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3COO CH3COO CH2CH3। तो ये एस्टर है, दिस इज एस्टर। तो एस्टर में ये वाला जो पार्ट होता है, मैं नॉमेनक्लेचर भी साथ में बताई जा रहा हूँ ना, ये वाला जो पार्ट होता है एस्टर में, ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो चूंकि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो इसको प्रीफिक्स कहते हैं और इसको सबसे पहले लिखते हैं। तो ये 2 कार्बन का है, ये इथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया। अब इसकी नंबरिंग कर देते हैं। तो यूपेक नेम में इसे इथेनोएट कह देते हैं, कॉमन नेम में इसे एसीटेट कह देते हैं। तो मैंने इथाइल एसीटेट नाम भी बता दिया आपको, और दूसरा नाम IUPAC नाम अगर आपको चाहिए तो वो इथाइल इथेनोएट है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आपने ये जो एसीटेट वाला पार्ट है उसने ब्रोमाइड पार्ट को क्या कर दिया, न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने, स्ट्रॉन्गर वाले ने वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तीसरी एग्जाम्पल है। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलें तो चौथे रिएक्शन पे चलते हैं। सारे एक जैसे हैं अब। हाँ, ये है कि बीच बीच में कई बार जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे फोर्थ रिएक्शन हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फोर्थ रिएक्शन में हमने सब्स्टिट्यूशन हैलोजन की करनी है साइनाइड ग्रुप के साथ, साइनो ग्रुप के साथ। ठीक है, साइनाइड ग्रुप के साथ करनी है। तो ये जो साइनाइड है ये ब्रोमाइड को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया, CH3CN और K और Br आपस में ज्वाइन करके क्या बन गए, KBr। ये जो CH3CN है, मैं नॉमेनक्लेचर साथ में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि +1 में आपने नॉमेनक्लेचर कैसे किया हुआ, कैसे नहीं किया हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे +1 में पढ़े भी नहीं हुए। तो ये चीज़ मैं बार बार कहता हूँ अपने वीडियोस में। तो इसका जो नाम है मिथाइल, और ये साइनाइड है, मिथाइल साइनाइड है, और ये वैसे कॉमन नेम है। और एसीटोनाइट्राइल भी इसका कॉमन नेम है। एसीटोनाइट्राइल जो कॉमन नेम है ये बहुत पॉपुलर है, मतलब इसका मिथाइल साइनाइड नाम तो चलो ठीक है, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि मिथ के साथ साइनाइड लगा हुआ है तो मिथाइल साइनाइड कह दिया, पर ये कॉमन नेम है। और एसीटोनाइट्राइल भी इसका कॉमन नेम है, बट एसीटोनाइट्राइल जो है वो ज़्यादा पॉपुलर नेम है सो फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एसीटोनाइट्राइल जो है बहुत ही यूज़फुल, एसीटोनाइट्राइल जो है बहुत ही यूज़फुल क्या है, एक रिजेंट है, एक कंपाउंड है जिसको फर्दर हम कन्वर्ट कर सकते हैं एसिटामाइड में, एसिटिक एसिड में और थाइलामाइन में। तो ये इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है एसीटोनाइट्राइल को।
तो इसलिए मैंने जो आगे पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वो है कन्वर्जन्स। तो अब आप एसिटोनाइट्राइल को कन्वर्ट कीजिए एसिटामाइड में, नंबर 2 एसिटिक एसिड में, नंबर 3 इथाइलामाइन में। तो 3 कन्वर्जन मेरे पास हैं। तो सबसे पहले मैं एसिटोनाइट्राइल को एसिटामाइड में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया कि एसिटोनाइट्राइल से नहीं शुरू किया, हेलो अल्केन से शुरू किया, ताकि आपको पता चल जाए कि एसिटोनाइट्राइल भी कैसे आया। वैसे तो फोर्थ रिएक्शन में CH3Br को KCN से ट्रीट किया था तो एसिटोनाइट्राइल बन गया था। तो ये मैं दोबारा से कर रहा हूँ, CH3Br को KCN एल्कोहलिक के साथ ट्रीट करोगे तो आपके पास एसिटोनाइट्राइल आ जाएगा। ये स्टेप 1 है। अब आपने इसमें वाटर को ऐड करना है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ वाटर। ये स्टेप 2 है। और आपके पास जो वाटर है C और N के बीच में चला जाएगा। ठीक है, जैसे O यहाँ चला गया तो ये क्या बन गया, CH3CO, N H2 इसके साथ लग गया तो क्या बन गया, CH3CO NH2। वैसे ये ऐसे होता नहीं है, सिंप्लीफाइड आप बच्चों को समझाने के लिए, 11th-12th के बच्चों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसे बताते हैं कि ये देखो जी वाटर इसके अंदर इंसर्ट हो गया, ये ऑक्सीजन जो है C के साथ चला गया और ये जो H2 है वो नाइट्रोजन के साथ चला गया। बारी बरकम क्लासेस में, जैसे मास्टर डिग्री की क्लासेस में, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक ये जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म बड़े कम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो मैकेनिज्म की हेल्प से हमें पता चलता है कि ये ऑक्सीजन कैसे इनके बीच में इनकॉर्पोरेट हुआ, H2 कैसे इनकॉर्पोरेट हुआ। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि 12th के बच्चों को ये ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ जाएगा, H2 जो है नाइट्रोजन के साथ जाएगा। तो आप बताइए कि आपके पास जो है वो क्या आ गया, CH3CO NH2 आ गया। और ये क्या है, एसिटामाइड है। एसिटामाइड का दूसरा, एसिटामाइड कॉमन नेम है, इसका यूपेक नेम है इथेनामाइड। मैं रिपीट करता हूँ, एसिटामाइड जो है वो कॉमन नेम है, इसका यूपेक नेम है एसिटामाइड। ठीक है, और इस रिएक्शन को कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटोनाइट्राइल। पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटोनाइट्राइल, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटोनाइट्राइल। तो आपको नोट्स भी यही मिलेंगे। तो नोट्स में ये सारा कुछ बिल्कुल प्रॉपर अंडरलाइन करके, स्टार वगैरह लगा के, जो चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है वो सारा डिफरेंट मार्कर यूज़ करके इसमें दिया हुआ है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आप जब बोर्ड से नोट करते हो तो इतना अच्छा नोट नहीं करते। ये नोट्स आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, आप अंडरस्टैंड इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में आए कि आपने ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड को एसिटामाइड यानी कि इथेनामाइड में कन्वर्ट करना है, तो कौन से फिनोमेना से करोगे, तो आपने कहना है पार्शियल हाइड्रोलिसिस से करेंगे। तो आपने पहले CH3Br को CH3CN में कन्वर्ट कर देना है, फिर आपने उसको एसिटामाइड से कन्वर्ट कर देना है, एसिटामाइड में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये पहली कन्वर्शन हमारी हो गई। दूसरी कन्वर्जन है, उसने कहा कि एसिटोनाइट्राइल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करो। ये एसिटोनाइट्राइल अब मैंने डायरेक्टली ले लिया, इसको 2 वाटर के साथ ट्रीट किया, 2 वाटर के साथ। तो जो पीछे एसिटोनाइट्राइल रिएक्शन 1 में लिया था उसमें 1 वाटर के साथ किया था, तो उसका नाम था पार्शियल हाइड्रोलिसिस। इसका नाम होगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटोनाइट्राइल। तो एसिटोनाइट्राइल को 2 वाटर से ट्रीट करते हैं, तो आप डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं, डिल्यूट अल्कली भी ले सकते हैं। डिल्यूट अल्कली में डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो आपको एक एसिटिक एसिड मिल जाएगा, साथ में अमोनिया मिल जाएगा। अगर आपने डिल्यूट HCl लिया हुआ है तो आपको एसिटिक एसिड प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट मिलता है एसिटोनाइट्राइल से मिलता है, तो ये रिएक्शन जो है इसे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटोनाइट्राइल कहते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हमें एसिटोनाइट्राइल रिएक्शन नंबर 4 में मिला था उसको आगे फर्दर कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि उसकी कन्वर्जन्स बता रहे हैं। ये थी आपकी दूसरी कन्वर्शन।
तीसरी कन्वर्शन है एसिटोनाइट्राइल को इथाइल अमाइन में कन्वर्ट करना है। एसिटोनाइट्राइल को इथाइल अमाइन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं पेपर को थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ये नजर आ रहा है? यस, ठीक है। तो ये एसिटोनाइट्राइल है, ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन है। कौन से? नेसेंट हाइड्रोजन है। कहां से मिले? सोडियम और अल्कोहल, यानी कि इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। सोडियम और इथेनॉल जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। ये नेसेंट हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 2 सी के साथ लग जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा CH3CH2, CH3CH2। 2 नेसेंट हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लग जाएंगे तो क्या आ जाएगा? NH2। तो ये क्या हो गया? इथाइल अमाइन। और इस रिएक्शन को बहुत ही पॉपुलरली क्या कहा जाता है? मेंडियस रिडक्शन। यानी पेपर में एज सच वो मेंडियस रिडक्शन भी पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं कि उन्होंने कहना कि कन्वर्जन ही करके दिखाइए। दे कैन सिंपली आस्क यू कि मेंडियस रिडक्शन कीजिए। तो मेंडियस रिडक्शन करनी है तो आपने एसिटोनाइट्राइल को 4 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करना है। लेकिन ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन कहीं आकाश से नहीं आएंगे, ऊपर से नहीं आएंगे, इसको प्रोड्यूस करना पड़ता है लैब में। तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे? टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिटोनाइट्राइल डाल के सोडियम और इथाइल अल्कोहल डालेंगे। तो सोडियम और इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। वो 4 नेसेंट हाइड्रोजन में से 2 कार्बन के साथ लग जाएंगे, 2 नाइट्रोजन के साथ लग जाएंगे। ये इथाइल अमाइन आ गया। और ये इथाइल अमाइन जो है, ये कौन सा अमाइन होता है? प्राइमरी अमाइन होता है। कौन सा अमाइन होता है? प्राइमरी अमाइन। मुझे कैसे पता चला, या आपको क्यों नहीं पता? नाइट्रोजन के साथ जब 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं तो वो क्या होता है? प्राइमरी अमाइन। और नाइट्रोजन के साथ जब एक ही कार्बन की चेन लगी होती है तो उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी अमाइन कहते हैं। तो आई एम श्योर कि ये कन्वर्जन आपको क्लियर होगी और ये रिएक्शन भी आपको जो है 4th अच्छी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम 5th रिएक्शन पे चलते हैं। फिफ्थ रिएक्शन में है थोड़ा सा डिफरेंट कि आपने सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन करनी है बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। तो आपने पोटाशियम साइनाइड की बजाय यहाँ पे क्या ले लिया? सिल्वर साइनाइड। क्या ले लिया? सिल्वर साइनाइड। और इथाइल अल्कोहल और वाटर की प्रेजेंस में हीट किया तो साइनाइड नहीं CH3 को अटैच कर रहा, बल्कि आइसोसाइनाइड लग रहा है, यानी कि CN की बजाय NC लग रहा है। तो ये मिथाइल साइनाइड की बजाय प्रोडक्ट क्या बन गया? मिथाइल आइसोसाइनाइड बन गया। तो ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि जब हम CH3I को KCN से ट्रीट करते हैं या CH3Br को KCN से ट्रीट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिला था CH3CN चौथे रिएक्शन में। चौथा रिएक्शन रखिए अपने सामने। 5वें रिएक्शन में हम कह रहे हैं कि CH3I को सिल्वर साइनाइड से ट्रीट कीजिए तो आपको साइनाइड नहीं मिल रहा, बल्कि क्या मिल रहा है? आइसोसाइनाइड मिल रहा है। दिस क्लियरली शोज के कुछ तो है। तो ये कुछ जो है ये क्वेश्चन की फॉर्म में पेपर में आता है कि जब CH3Br को या CH3I को KCN से ट्रीट करते हैं तो साइनाइड मिलता है, और जब CH3Br या CH3I को सिल्वर साइनाइड से ट्रीट करते हैं तो आइसोसाइनाइड मिलता है। तो ऐसा क्यों है? ये मैंने क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बना दिया और इसको रेड लाइन से, रेड मार्कर से अंडरलाइन भी कर दिया है। तो मैं आपको इसको समझाता हूँ। समझना बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन इसको समझना बहुत आसान है। ठीक है, तो ऐसा है कि ये हेलोअल्केन है, ये KCN है। जो KCN होता है ना, आयनिक इन नेचर होता है। तो उसमें K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और साइनाइड के कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो साइनाइड के कार्बन के ऊपर
नेगेटिव चार्ज है, तो ये साइनाइड का जो नेगेटिव चार्ज है ये R पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, RCN बन जाएगा और ये बॉन्ड X यानी कि हेलोजन पे शिफ्ट करेगा, ये K के साथ ज्वाइन करके KX बना देगा। तो आपके पास बेटा क्या आ गया, अल्काइल साइनाइड आ गया। ठीक है, तो याद रखना है कि KCN जो है आयनिक इन नेचर है। अब RX को सिल्वर साइनाइड से ट्रीट कीजिए। सिल्वर साइनाइड जो है वो आयनिक नहीं है, वो कोवलेंट है, यानी इसमें सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये आप सबको पता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिसिटी की प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे या R पे अटैक करेगा। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन R पे अटैक कर रहा है, तो R किसके साथ जुड़ा है, डायरेक्टली N के साथ, फिर किसके साथ, C के साथ, और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये बॉन्ड फिर टूट जाएगा, जो कि X के साथ ज्वाइन करके क्या बना देगा, AgX। इसका मतलब कि KCN की आयनिक नेचर रिस्पॉन्सिबल है अल्काइल साइनाइड बनाने के लिए, और AgCN की कोवलेंट नेचर है इसके लिए आइसोसाइनाइड बनाने के लिए। ठीक है, तो अब साइनाइड ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप कह सकते हैं, साइनाइड ग्रुप एम्बीडेंट ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, एम्बीडेंट, और इसे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो अपने किसी भी एटम के थ्रू पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम साइनाइड में कार्बन नेगेटिवली चार्ज ने R पॉजिटिव पे अटैक किया था, और सिल्वर साइनाइड में कार्बन के थ्रू नहीं नाइट्रोजन के थ्रू अटैक किया। तो इसका मतलब साइनाइड की एबिलिटी है वो कार्बन के थ्रू भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैक कर सकता है। तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल कार्बन के थ्रू भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैक कर सकता है, दोनों एटम में से किसी के थ्रू भी अटैक कर सकता है, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो आगे भी सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे ही हैं, वो मैं एक और वीडियो बनाता हूँ। ये जो है वीडियो इसमें 5 तक रिएक्शन मैंने दिए हैं, आगे 6 से लेके जो ऑनवर्ड है वो बहुत ही सिंपल है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ, वो इकट्ठी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।